फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजक्रांति के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण बताइए। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। आंसर: किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति और जनता की मनोदशा पर निहित होती है। जब किसी देश अथवा समाज की दशा बिगड़ने लगती है तो वहाँ के निवासियों अथवा समाज के सदस्यों में असंतोष व्याप्त होने लगता है। असंतोष को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तथा बौद्धिक चेतना बहुजन को उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करती हैं। इतिहासकारों का मत है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक जागरण एवं जनता की आर्थिक कठिनाइयों का परिणाम थी। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। राजनीतिक कारण: राजा की निरंकुशता। पहला कारण है राजा की निरंकुशता। फ्रांस का शासक लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वह जिद्दी, बुद्धिहीन तथा सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला शासक था। शासन के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। उसकी रानी मेरी अनंता अनंता या नेत भी धन का अपव्यय करने वाली थी। वह आए दिन उत्सवों का आयोजन करके पैसा पानी की तरह बहाती थी। वह राजकाज के मामले में भी दखल देती थी। अपने प्रिय व्यक्तियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त करती थी। शासन की समस्त शक्तियाँ राजा में केंद्रित थी। वह दैवी अधिकारों के सिद्धांतों में आस्था रखता था। राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन। सेकंड कारण है राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन को ना बुलाना। 1614 ईस्वी के पश्चात से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। परिणाम स्वरूप राजा की निरंकुशता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। नंबर 3 है राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता। केवल राजा ही निरंकुश नहीं था, वरन उसने अपने कृपा पात्रों को भी प्रजा के दमन और शोषण की पूरी छूट दे रखी थी। कोई भी कृपा पात्र कर्मचारी राजा के मुद्रा युक्त पत्र की सहायता से किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था। इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। नंबर 4 सेना में असंतोष। राजा सैनिकों को बहुत कम वेतन देता था। इस वेतन से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते थे। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर न होकर राजा की कृपा के आधार पर होती थी। कुछ सैनिक पद बेचे भी जाते थे। सेना राजा से संतुष्ट नहीं थी। नंबर 5वां अव्यवस्थित शासन। फ्रांस की शासन व्यवस्था पूर्णतः भ्रष्ट, अव्यवस्थित तथा दोषपूर्ण थी। राज्य की पद योग्यता और कुशलता के आधार पर प्रदान न किए जाकर नीलामी द्वारा कुलीन सामंतों और राजा के कृपा पात्र व्यक्तियों को प्रदान किए जाते थे। पदाधिकारियों को असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। वे जन कल्याण का ध्यान न रखते हुए अपने हितों की ओर अधिक ध्यान देते थे। दोषपूर्ण कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की दशा और भी अधिक शोचनीय थी।
विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे। कानूनों का निर्माण हो भी नहीं पाता था कि उनमें संशोधन होने लग जाता था। कुछ समय के पश्चात कानूनों का स्वरूप ही बदल जाता था, जो मूल कानून के पूर्णतः विपरीत होता था। फ्रांस में कानून व्यवस्था की दुर्दशा के विषय में इतिहासकार हज ने लिखा है कि एक कस्बे में जो कानूनी रूप से सही मानी जाती थी, उसी स्थान से कम दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में वही बात नियम विरुद्ध और गैर कानूनी समझी जा सकती थी। फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के लगभग 400 कानून प्रचलित थे। सातवां है फ्रांस के राजनीतिक गौरव का पतन। 17वीं शताब्दी में फ्रांस ने जो राजनीतिक गौरव प्राप्त किया था, उसका 18वीं शताब्दी में सर्वथा लोप हो चुका था। लुई 14वें ने अनेक युद्ध लड़कर फ्रांस के गौरव को बढ़ाया, परंतु लुई 15वां एक अयोग्य शासक प्रमाणित हुआ। लुई 16वें ने अपनी कायरता, अपव्यय और मूर्खता से पूर्व प्राप्त उपलब्धियों को धूल में मिला दिया। दूषित न्याय व्यवस्था। जिस प्रकार फ्रांस की कानूनी व्यवस्था दोषपूर्ण थी, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी अत्यंत दूषित और अव्यवस्थित थी। उस समय संपूर्ण फ्रांस में केवल 17 न्यायालय थे। प्राय चोंगे वाले सामंत ही स्थानीय न्यायाधीश का कार्य करते थे, और ये लोग आजीवन अपने पदों पर बने रहते थे। इन पदों का कार्य क्रय विक्रय होता था, और न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लेने के पश्चात ये न्यायाधीश घूसखोरी और पक्षपात के आधार पर निर्णय देते थे। इनके निर्णय में किसी प्रकार की न्यायिक भावना भी नहीं होती थी। सामाजिक कारण। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता था। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक सामाजिक असमानता व्याप्त थी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। नंबर 1, इस वर्ग में कुलीन, सामंत और पादरी आते थे। राज्य की संपूर्ण आय के 40% या प्रतिशत भाग पर इनका अधिकार था, परंतु ये सब करों से मुक्त थे। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के कारण इनकी आय असीमित थी तथा ये विलासमय और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये किसानों से लगान वसूल करते थे और उनसे बेगार लेते थे। चर्च के महत्वपूर्ण पदों पर पादरियों का अधिकार था, और ये भी चर्च की संपत्ति का दुरुपयोग करते थे। नंबर 2, मध्यम वर्ग। फ्रांस के मध्यम वर्ग का संबंध उद्योग, व्यापार, पेशे से था। इसके अंतर्गत साहूकार, बैंकर, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि आते थे। इस वर्ग को किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इस वर्ग का किसानों व जनता से घनिष्ठ संबंध था, इसलिए क्रांति के दौरान वह उनका सहयोग व विश्वास प्राप्त कर सका। नंबर 3, सर्वसाधारण वर्ग। इस वर्ग में मजदूर, किसान, कारीगर, शिल्पकार आदि आते थे। इनकी दशा संतोषजनक नहीं थी। किसानों की स्थिति विशेष रूप से शोचनीय थी। उन्हें सामंतों, पादरियों और राज्य को अनेक कर देने पड़ते थे। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में सर्वत्र असमानता व्याप्त थी। साथ ही जनसाधारण को नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। इससे जनसाधारण वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो गया और उसने निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति का सहारा लिया। बौद्धिक कारण। मॉन्टेस्क्यू। इस महान दार्शनिक ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा के दैवी अधिकारों का खंडन किया और जनता को विश्वास दिलाया कि राजा को उस पद पर जनता ने ही बैठाया है, अतः राजा की इच्छा कदापि कानून नहीं मानी जा सकती। वॉल्टेयर। इस विद्वान विचारक ने अपने लेखों में राजा और चर्च की निंदा की तथा जनता को
राज्य के विरुद्ध भड़काया। उसने चर्च व पादरियों के विलासितापूर्ण जीवन एवं धर्म विरोधी गतिविधियों को जनता के सामने रखा। रूसो। नंबर 3, रूसो। रूसो इस महान दार्शनिक ने अपनी 2 पुस्तक द इमिलिया व सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जनसाधारण को क्रांति के लिए उत्साहित किया। उसने मनुष्य के मूलाधिकारों का उल्लेख करते हुए गणतंत्र शासन प्रणाली को सर्वोच्चम प्रणाली सिद्ध किया। रूसो पहला विचारक था जिसने स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचार का समर्थन किया तथा राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत जनता को माना। क्विस्ने क्विस्ने एक अर्थशास्त्री था जिसने व्यापार को चुंगी से मुक्त कराने का समर्थन किया। दिदरो इस महान परिश्रमी दार्शनिक ने 17 भागों में विशाल शब्दकोश तैयार किया और उसके द्वारा समाज में प्रचलित कुरीतियों का ज्ञान जन साधारण वर्ग को दिया। आर्थिक कारण राज दरबार का अपव्यय। राज दरबार पर राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग व्यय होता था। राजा लुई 16वां देश की राजधानी पेरिस से 12 मील की दूरी पर स्थित वारसराय के महल में रहता था, जिसके निर्माण में लगभग $10 करोड़ व्यय हुए थे। नंबर 2, युद्धों में अपार व्यय। लुई 14वें ने युद्धों में फंसकर फ्रांस की दशा को अधिक दयनीय बना रखा था। इससे उसने स्पेन के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था तथा सप्तवर्षीय युद्ध में भी सम्मिलित हुआ। लुई 16वें ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और युद्धों में अत्यधिक व्यय के कारण फ्रांस पर ऋण का भार और भी बढ़ गया। इस प्रकार युद्ध में भाग लेने से राजकोष लगभग रिक्त हो गया। नंबर 3, दोषपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की कर व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक और अन्यायपूर्ण थी। कुलीन वर्ग कुछ करों से पूर्णतः मुक्त था। जनसाधारण से कठोरता से कर वसूल किया जाता था। कर का भार इस साधारण जनता पर अधिक था। राष्ट्र पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया था। इससे जनता बहुत असंतुष्ट थी। कुलीन वर्ग द्वारा करों की अस्वीकृति। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लुई 16वें ने कुलीन वर्ग की सभा बुलाई। उसने आशा थी कि ये लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर कर लगाने के उसके प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देंगे, परंतु कुलीन वर्ग ने स्पष्ट कर दिया कि राजा को स्टेट्स जनरल के माध्यम से कर लगाने का अधिकार है, किंतु पिछले 175 वर्षों से इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया। समस्या को हल करने के लिए राजा को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने पड़ा और क्रांति के विस्फोट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। जिस समय अमेरिका में इंग्लैंड के गुलामी से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, फ्रांस ने इंग्लैंड की सेना और धन से सहायता की। उसका यह कदम स्वयं उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। प्रो महाजन ने लिखा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस का अर्थतंत्र पूरी तरह से भंग हो गया। इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का भाग लेना ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति को विकृति प्रदान करने का कारण था और इसी से क्रांति का विस्फोट हुआ। राजा का और रानी का चरित्र। लुई 16वां अत्यंत दुर्बल वृत्ति एवं अस्थिर स्वभाव का था। उससे पूर्व ये राजा जो अपनी नीतियों के कारण जन असंतोष उत्पन्न कर चुके थे, उसे दूर करने की
उसमें क्षमता नहीं थी। वह अपनी अधिकांश समय शिकार, मनोरंजन और विलासितापूर्वक गतिविधियों में व्यतीत करता था। उसमें दृढ़ इच्छा और विषयक की कमी थी। तुर्गो और नेकर जैसे मंत्रियों को उसने कुलीन और दरबारियों के दबाव में आकर हटा दिया था। उसने जन असंतोषों को दूर करने का न तो कोई गुण था और न ही साहस। लुई सोल्वे की रानी मेरी अनंता यनेत कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी चंचल और विलासी प्रवृत्ति की थी। उसका राजा पर गहरा प्रभाव था, परंतु वह अपने पति को उचित सलाह देने के स्थान पर गलत नीतियों पर चलने को बाध्य करती थी। वह सदैव सुधार योजनाओं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करती थी। उपयुक्त विभिन्न कारणों से फ्रांस में 1789 ईस्वी में राजक्रांति हुई। इसमें लॉज ने लिखा है कि फ्रांस की जनता अपनी कठिनाइयों के प्रति अधिक जागृत थी। क्रांति का मूल कारण जनता के कष्टों को गंभीरता न होकर पुरातन व्यवस्था की बुराइयों को सहन करने की अनिच्छा थी। कैटलवी ने लिखा है कि विभिन्न बुराइयों की अपेक्षा फ्रांसीसी सभ्यता का उच्च स्तर क्रांति के विस्फोट में अधिक सहायक सिद्ध हुआ। लॉर्ड एल्टन ने भी कहा है कि फ्रांसीसी क्रांति तो मुख्यतः अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था के लिए एक आंदोलन थे। जय हिंद।